दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का वितरण। तो बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सके। तो बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन द टॉपिक। तापमान का वितरण। तापमान पर निचले वायुमंडल में तापमान के स्थानिक एवं कालिक वितरण स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मौसम दशाओं, जलवायु प्रकारों एवं जलवायु प्रदेशों, वनस्पति प्रदेशों, जीव जंतुओं तथा मानव का अस्तित्व तापमान के क्षैतिज एवं लंबवत वितरण पर आधारित होता है कि जिस स्थान पर जिस प्रकार की सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है वहां पर उसी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु प्रदेश, मानव देखने को मिलते हैं। तापमान के वितरण का अध्ययन कई रूपों में किया जाता है। पहला है कालिक वितरण और दूसरा है स्थानिक वितरण। तापमान के स्थानिक वितरण का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है, तापमान का क्षैतिज वितरण एवं दूसरा है तापमान का लंबवत वितरण। तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रादेशिक वितरण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर दैट अफेक्टिंग टेम्परेचर। पहला है अक्षांश का प्रभाव। इसका सबसे बड़ा रोल है तापमान के वितरण को प्रभावित करने में अक्षांश का। धरातलीय सतह के पास किसी भी विशेष के वायुमंडल का तापमान, किसी भी स्थान विशेष के वायुमंडल का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर किस प्रकार की सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, वहां का तापमान उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब जो सूर्य तप की मात्रा की प्राप्ति हो रही है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। अब जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें वहां पर तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के बाद क्या होता है, उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि सौरिक किरणें ध्रुवों की ओर अत्यधिक तिरछी होती जाती हैं। जैसे अब ये रहा हमारा इक्वेटोरियल रीजन और ये रहा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। अब इस बीच में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो हैं इस वाले क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में सूर्य तप की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। अब जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, ऐसे इस तरीके से तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण सूर्य तप की मात्रा जो है कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप वहां का टेम्परेचर कम रहता है। लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, जैसा आप देख रहे हैं, अतः वायु का तापमान भी, जो वायु का तापमान है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। कि जिस तरीके से वायु में सूर्य तप की प्राप्ति होती है वैसे भी तापमान भी कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। कहां पर, इक्वेटोरियल रीजन पर, और ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लगभग लंबवत होती हैं, परंतु वहां अधिकतम तापमान नहीं होता है।
ऐसा क्यों है? बल्कि अधिकतम तापमान 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर जुलाई में अंकित किया जाता है कि जहां पर इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर तो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है। कहां पर है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, क्योंकि प्रवेशी सौरिक विकिरण के बड़े भाग का निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बादलों द्वारा प्रत्यावर्तन द्वारा बाष्पीकरण द्वारा क्षय हो जाता है। जो सूर्य तप ऊपर से आ रहा है तो वहां पर होता क्या है कि बादल छाए रहते हैं हमेशा। बादल छाए रहने के कारण जो सूर्य तप की प्राप्ति है उस तरीके से नहीं हो पाती जिस प्रकार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। जबकि अयनवर्ती क्षेत्रों में खुले आकाश के कारण प्रवेशी सौरिक विकिरण का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता है तथा यहां पर वायु के अवतलन के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है। कर्क एवं मकर रेखाओं के पास धरातली सतह का अधिकतम तापन होता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के पास धरातली सतह का अधिकतम तापन मैक्सिमम तापन होता है, अतः अयन रेखाओं के पास अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान होता है। जो ध्रुवीय रीजन है वहां पर टेम्परेचर न्यूनतम रहता है। अब तक सर्वाधिक 58 डिग्री सेल्सियस का तापमान लीबिया के अल अजीज में 1922 के सितंबर महीने में अंकित किया गया था। 57 डिग्री सेल्सियस का द्वितीय उच्चतम तापमान संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की मृत्यु घाटी डेथ वैली में 1913 के जुलाई महीने में अंकित किया गया था। ये चरम तापमान अयन रेखाओं के पास रेतीली सतह के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण संभव होते हैं। आज तक न्यूनतम अंकित तापमान -89 डिग्री सेल्सियस जिसे अंटार्कटिका के ओस्टाक में 1983 में अंकित किया गया था। जबकि 68 डिग्री सेल्सियस का द्वितीय न्यूनतम तापमान रूस के वर्कोयांस्क में नापा गया था। अति न्यून तापमान होने का मुख्य कारण सूर्य तप की प्राप्ति न्यूनतम मात्रा परंतु स्थायी हिमाच्छादित सतह के कारण अधिकतम प्रत्यावर्तन तथा धरातलीय सतह से विकिरण द्वारा ऊष्मा का अधिकतम क्षय होना है। अब कारण क्या है कि जो सतह है वो कैसी हिमाच्छादित है। इससे क्या होता है कि हिम का अल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर सूर्य किरणें पड़ी और वापस चली गई। इस कारण भी वहां पर न्यूनतम टेम्परेचर होता है। अगला है सागर तल से ऊंचाई। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती जाती है, क्योंकि वायुमंडल की ऊष्मा का प्रमुख स्रोत धरातलीय सतह है। अब जो वायुमंडल में ऊष्मा है उसका स्रोत क्या है? धरातल है। इससे परिचालन, संवहन एवं विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा का वायुमंडल में स्थानांतरण होता है। जो परिचालन हो रहा है, संवहन हो रहा है, विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा का वायुमंडल में स्थानांतरण होता रहता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, उसके बाद नीड लीफ फॉरेस्ट मिलेंगे, उसके बाद टुंड्रा घास के मैदान, और उसके बाद में आइस एंड स्नो। कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं वनस्पति के प्रकारों में भी बदलाव होता जाता है और आखिर में जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो बर्फ से कवर्ड रहती हैं। कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे ऊपर गए फिर कम हुआ, कम हुआ और कम हुआ, फिर अंततः बहुत ज़्यादा कम होने के कारण वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इस प्रकार वायुमंडल का निचला भाग जो धरातली सतह से सीधे संपर्क में होता है, सबसे लोएस्ट जो धरातली सतह सीधे संपर्क में होता है अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। जो नीचे की हवा है वो ज़्यादा गर्म होती है, जबकि उसके ऊपर स्थित वायुमंडलीय परत कम ऊष्मा प्राप्त कर पाती है।
कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कैसी होती है, ठंडी होती है। अगला है सागर से दूरी। ऊंचाई के साथ धरातली सतह से ऊष्मा का वायुमंडलीय परतों में गमन कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ धरातली सतह में ऊष्मा का वायुमंडलीय परतों में गमन कम होता जाता है, अतः ऊंचाई के साथ तापमान भी कम होता जाता है। धरातली सतह की वायु का पतन होता है तथा ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिस कारण तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। वायुमंडल की निचली परत में जल वाष्प एवं धूल कणों की मात्रा अधिक होती है। कि जो निचली परत है वहां पर क्या मिलेगा, जल वाष्प, और जो धूल कण है वहां पर ज्यादा मिलेंगे। ऊंचाई के साथ कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां पर धूल कण तथा जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इस कारण से धरातलीय दीर्घ तरंग द्वारा विकीर्ण ऊष्मा का अवशोषण ऊंचाई के साथ घटता जाता है, इस कारण तापमान भी कम होता जाता है। सागरीय पर्यावरण के कारण तटीय भागों की मौसम संबंधी दशाओं में समरसता आ जाती है। इस सागरीय पर्यावरण के कारण तटीय भागों के मौसम संबंधी दशाओं में समरसता आ जाती है। सम मतलब बराबर, क्योंकि स्थलीय एवं सागरीय हवाओं के दैनिक चक्र के कारण तटवर्ती सागरीय भागों एवं तटवर्ती स्थलीय भागों में ऊष्मा का मिश्रण अधिक होने से तापमान संबंधी विभिन्नता कम हो जाती है। कि क्या हुआ कि जो सागर तल से हवा आ रही है वो ठंडी आ रही है, और आने पर जो धरातल का क्षेत्र है वहां पर आके उस क्षेत्र को ठंडा कर दे रही है, अर्थात मिक्सअप हो जा रहा है। जो गर्म हवा है वहां पर ठंडी हवा आ रही है, उसमें ठंडी हवा के मिली तो टेम्परेचर कैसा कर दिया, उसने डाउन कर दिया। यही कारण है कि सागर तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। अब ये नहीं होता है कि यहाँ पर सागरीय क्षेत्र हैं कि जिनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जैसे राजस्थान का होता है, और रात को चला गया 10 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर का जो तापांतर होता है वो बहुत कम होता है। कि दिन का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री हो सकता है, रात का 22 डिग्री या 20 डिग्री चला जाए, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। परंतु सागर तट से स्थल की ओर बढ़ती दूरी के साथ दैनिक, मासिक तथा वार्षिक तापांतर बढ़ते जाते हैं। कि जो स्थल सागर तट से जितना दूर होगा वहां पर तापांतर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, ये सागर तट से बहुत दूर हैं, तो यहाँ का तापांतर भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ग्रीष्म एवं शरद काल के मौसम में तापीय विषमता बढ़ती जाती है। सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता न्यूनतम दैनिक तापांतर का होना है। सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? न्यूनतम दैनिक तापांतर का होना है, जबकि महाद्वीपीय जलवायु में उच्च दैनिक तापांतर होता है। जो महाद्वीपीय जलवायु है वहां पर क्या होता है? उच्च तापांतर देखने को मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। ये एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, एकदम से ठंडा हो गया, तो ये क्या होता है? स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसीलिए जो कोस्टल रीजन है वहां पर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सेहत भी अच्छी होती है। अगला है स्थल एवं जल का स्वभाव। स्थल तथा जल के विरोधी स्वभाव के कारण तापमान के वितरण में पर्याप्त अंतर होता है। अब कोई क्षेत्र है तो वहां पर क्या होता है? अगर स्थल और जल का स्वभाव की स्थल है और जल भी है चारों ओर से, तो जल से चलने वाली हवाएं हैं ऊपर से, वो आके स्थल को कैसा करें? ठंडा कर देती हैं। स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। जो जमीन है वो जल्दी ही गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी होती है। इसी कारण से स्थल तथा जल पर सूर्य ताप की समान मात्रा मिलने पर भी, कि दोनों पर समान सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, फिर भी क्या होता है कि जल देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। और स्थल का तापमान
जल अधिक स्थल का तापमान जल अधिक हो जाता है, जल से अधिक हो जाता है, जल से अधिक हो जाता है। स्थल के जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा ठंडा होने के कारण कई कारण बताए जा सकते हैं। स्थलीय भाग में सूर्य की किरणें स्थलीय भाग में सूर्य की किरणें मात्र 1 मीटर तक ही प्रविष्ट हो पाती हैं। जो जमीन है उसमें सूर्य की किरणें 1 मीटर गहराई तक ही जा पाती हैं, क्योंकि भूमि सौर किरणों के लिए अपारदर्शी होती है, जबकि जल में कई मीटर तक, कम से कम 20 मीटर तक, सागर तल से 20 मीटर की गहराई वाला भाग इसी कारण से प्रकाशित मंडल स्फटिक जोन कहा जाता है, प्रविष्ट हो जाती हैं। अब जहां पर सूर्य किरणें 1 मीटर तक जा रही हैं और जहां पर 20 मीटर तक जा रही हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्थलीय भाग आसानी से शीघ्र गर्म हो जाता है, क्योंकि किरणें 1 मीटर तक जा रही हैं, पूरा अपना जो प्रेशर है 1 मीटर तक ही लगा रही हैं, और जहां पर 20 मीटर तक जा रही हैं वहां पर 20 मीटर तक उसको गर्म करना है। धरातली पतली परत से ऊष्मा का उत्सर्जन भी उतनी ही शीघ्रता से संपन्न होता है, जिस कारण वह शीघ्र ठंडी भी हो जाती हैं। इसके विपरीत जलीय भाग में सूर्य तप की उतनी ही मात्रा को बहुत अधिक जल राशि को गर्म करना पड़ता है। उतनी ही सूर्य तप की मात्रा पहुंची और एक बड़ी जल राशि को गर्म करना पड़ता है, अर्थात 20 मीटर तक, क्योंकि सौरिक किरणें सागरीय जल में अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट हो जाती हैं। इस कारण से सागरीय जल देर से गर्म एवं ठंडा होता है। यही कारण है कि दिन में समान क्षेत्र वाली स्थलीय सतह का तापमान सागरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाता है। यद्यपि दोनों क्षेत्रों में सूर्य तप की समान मात्रा मिलती है, रात में इसके विपरीत स्थिति होती है। स्थलीय भाग पर ऊष्मा का एक स्थान पर केंद्रित होती है, क्योंकि स्थल स्थायी होता है, अतः परिचालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एवं पुनर्वितरण मंद गति से संपन्न होता है। ज्ञातव्य है कि 24 घंटे में स्थलीय भाग में तापमान का नीचे की ओर वितरण मात्र 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ही प्रभावी हो पाता है, क्योंकि स्थल का तापीय गुणांक बहुत कम होता है। रात के समय ऊष्मा का स्थलीय भाग से उत्सर्जन भी उतनी ही शीघ्रता से हो जाता है, अतः स्थलीय भाग शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ सागरीय जल गतिशील होता है। सागरीय जल का ऊपरी भाग सूर्य तप से दिन में गर्म होने के बाद हल्का होकर अन्यंत्र स्थानांतरित हो जाता है। कि हल्का जल है वो इधर उधर चला जाता है तथा नीचे से ठंडी जल राशि ऊपर आ जाती है। ऊपर का पानी हट गया, नीचे से जो पानी है वो ऊपर आ गया। इसे सूर्य की किरणों को गर्म भी करना पड़ता है। इसी तरह सागरीय जल में धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा आदि गतियां भी ऊष्मा को स्थानांतरित करती रहती हैं, जिससे सागरीय जल भाग के गर्म होने की अवधि लंबी हो जाती है। जो पानी था वो हट गया, दूसरा पानी नीचे से ऊपर आया, तो जल भाग को गर्म करने की अवधि लंबी हो जाती है। सागरीय भाग में बाष्पीकरण अधिक होने से सूर्य तप की अधिकांश मात्रा खर्च हो जाती है, अतः सागरीय भाग को आवश्यकता से कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि स्थलीय भाग पर अपेक्षाकृत कम बाष्पीकरण होता है। अगला है धरातलीय विशेषताएं। अल्बिडो अल्बिडो हिमाच्छादित सतह से सौरिक विकिरण के अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाने से कम ऊष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है। जो हिम से ढकी हुई सतह है वहां पर क्या होता है, एल्बिडो उसका ज्यादा होता है। जो प्रकाश आया वापस चला गया, तो ऊष्मा मिलने का तापमान, कम ऊष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है। जबकि रेतीली मिट्टी में सौरिक विकिरणों का अधिक अवशोषण होने से तापमान दिन में अधिक हो जाता है। सौरिक ऊर्जा का हिम 70 से 90%
क्या कहते हैं, परावर्तित कर देती है। घासों वाला भाग 14 से 37%, काली मिट्टी 8 से 14% तथा कोणधारी वन 10% भाग का परावर्तन कर देता है। कि सबसे ज्यादा किसका है, बर्फ का, फिर उसके बाद घास का, फिर काली मिट्टी का, कोणधारी वन का। क्या करते हैं, प्रकाश को परावर्तन कर देते हैं, ऊष्मा को परावर्तन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है बर्फ पर, अब 80 से 95% का चला गया, वापस चला गया यहाँ पे। इस तरीके से घास पे 25 से 30% वापस चला गया, और जंगल से जो पेड़ वगैरह है वहां से 10 से 20% वापस चला जाता है। फसल और चरागाह से 10 से 25%, चंद्रमा से भी दिया 6 से 8%, वाटर बॉडी से 10 से 60%, वेरीज विद सन एल्टीट्यूड। डार्क रूप से 8 से 18%, लाइट रूप से 35 से 50%, पत्थरों और ईंटों से 20 से 40%, कंक्रीट से 17 से 27%, ब्लैक टॉप से 5 से 10%। वनस्पति के हिमाच्छादित भाग में अधिक ऊष्मा वृक्षों द्वारा प्राप्त जल के बाष्पीकरण में खर्च हो जाती है, जिस कारण सतह का तापमान ऊंचा नहीं हो पाता। अगला है धरातलीय ढाल। धरातलीय ढाल का वह भाग जो सूर्य की ओर सूर्योन्मुखी ढाल होता है, अपेक्षाकृत अधिक सूर्यता प्राप्त करता है, क्योंकि सौरिक किरणें लगभग सीधी पहुंचती हैं। अतः सूर्योन्मुखी ढाल पर सूर्य विमुखी ढाल लीवार्ड स्लोप की अपेक्षा अधिक तापमान होता है, क्योंकि सूर्य विमुखी ढाल पर सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण कम सूर्यता प्राप्त होता है। जैसे अब ये वाला इधर वाला क्षेत्र है, और इसके विपरीत वाला अगर देखेंगे जाके उस तरफ वाला, अब सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं इस तरफ से, तो इधर ही ज़्यादा जाएंगी, तो इधर का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इसके विपरीत वाला वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से वृष्ट छाया प्रदेश होता है, तो एक तरफ तो सागरी हवाएं आके टकराती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा कर देती हैं, और दूसरी तरफ कैसा रह जाता है, क्षेत्र सूखा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरफ सूर्य की किरणें सीधे आ रही हैं, टकरा रही हैं, वहाँ पर सूर्य ताप की प्राप्ति ज़्यादा होती है, और उसके विपरीत तापमान कम रहता है, क्योंकि सूर्य विमुखी ढाल पर सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण कम सूर्यताप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत पर्वतों के दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक सूर्यताप मिलने से तापमान अधिक रहता है। यही कारण है कि अल्पाइन पर्वतों यूरोप में के दक्षिणी ढालों पर स्थित घाटियों में मानव अधिवास होते हैं तथा कृषि कार्य संभव हो पाता है। उच्चावच के संदर्भ में भी धरातलीय आकृतियां तापमान के स्थानिक वितरण में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में फैले गिरिराज हिमालय तथा उसकी श्रृंखलाएं भारत को साइबेरिया से आने वाली बर्फीली तेज हवाओं से रक्षा प्रदान करती हैं। जैसे जो हवाएं साइबेरिया से आ रही हैं, तो हिमालय क्या करता है, एक अवरोधक का कार्य करता है। अतः भारत जाड़े में अतिशीत क्षेत्र हो जाता अगर हिमालय ना होता, तथा गर्मियां भी सर्द हो जाती। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व पश्चिम दिशा में फैले किसी भी पर्वतीय अवरोध के अभाव में आर्कटिक कनाडा से उत्पन्न बर्फीली प्रचंड ध्रुवीय हवाएं बिना किसी रोक टोक के खाड़ी तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं, तथा सर्द काल में न्यू ओरलियंस, गालवेस्टन तथा
ह्यूस्टन नगरों का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो हवाओं को रोक सके। इसके विपरीत ग्रीष्मकाल में गर्म उष्णकटिबंधीय वायु राशियां बिना अवरोध के देश के अंदर प्रविष्ट होकर तापमान को सामान्य से अधिक बढ़ा देती हैं। अगला है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवन अपने क्षेत्र से चलकर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाती हैं। अब जो हवा सागर तरफ से आ रही है या बड़ी वाटर बॉडी की तरफ से आ रही है, वहां पर अगर किसी लैंड एरिया पर जाएगी तो वहां का क्या करेगी, ठंडा करेगी। निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली हवाएं तापमान अधिक तथा ऊंचे अक्षांशों और निचले अक्षांशों की ओर आने वाली हवाएं तापमान कम कर देती हैं। सागरीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलने वाली हवाएं वहां के सागरीय प्रभाव लाती हैं, वहां पर सागरीय प्रभाव लाती हैं, जिससे तापांतर कम हो जाता है। पर्वतों के ऊपरी भाग से आने वाली हवाएं घाटियों में तापमान नीचा कर देती हैं, क्योंकि पर्वतों के ऊपर क्या है, बर्फ जमी है, वहां से जो नीचे हवा आ रही है वो घाटी में तापमान बढ़ा है उसको कम कर देती हैं। शीतोष्ण चक्रवातों के आगमन के समय, शीतोष्ण चक्रवातों के आगमन के समय तापमान ऊंचा तथा चले जाने के बाद अचानक कम हो जाता है। गर्म सागरीय धाराओं के ऊपर से आने वाली हवाएं तटीय भागों पर तापमान ऊंचा कर देती हैं। गर्म सागरीय धाराओं के ऊपर से आने वाली हवाएं तटीय भागों पर तापमान ऊंचा कर देती हैं। अब जहां पर गर्म धाराएं बह रही हैं वहां से कोई हवा आएगी ऊपर से, तो जो तटीय का क्षेत्र होगा वहां पर तापमान को बढ़ा देगी, जबकि ठंडी धाराओं के संपर्क में आने वाली हवाएं क्या करेंगी, जाएंगी आगे तो वहां के तापमान को कम करेंगी। स्थायी ग्रही हवाएं व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय भी अपनी विशेषताओं से प्रभावित क्षेत्र में तापमान में अंतर लाती हैं। कभी कभी स्थानीय हवाएं स्थानीय तापमान में नाटकीय परिवर्तन कर देती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर गर्म चिनूक हवा के आगमन पर तापमान में अचानक 30 से 40 फ़ारेनहाइट तक की वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर चरागाह वर्ष भर खुले रहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में गर्मी में अति गर्म लू हवा के आने पर तापमान 40 से 48 डिग्री तक हो जाता है तथा ताप लहर हीट वेव चलने से कई लोग लू लगने से कालवलिक लू हो जाते हैं। अगला है महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स। गर्म अक्षांशों चलने वाली गर्म धाराएं शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों में तटीय भागों में औसत तापमान अधिक कर देती हैं। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा किरोशिबो जापान तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अधिक ऊष्मा लाती हैं। लेब्राडोर, पेरू तथा कैलिफोर्निया ठंडी धाराओं के कारण प्रभावित क्षेत्रों में तापमान अधिक नीचा कर देती हैं। गर्म तथा ठंडी धाराएं किसी स्थान पर मिलने पर कोहरा उत्पन्न करती हैं। अगला है मेघाच्छादन, क्लाउड कवर। आकाश में बादलों की स्थिति, कि आकाश में किस तरीके के बादल रहते हैं। बादल आवरण का प्रतिशत अर्थात क्लाउड कवर बादलों के प्रकार तथा उनकी मोटाई स्थानीय दैनिक तथा मौसमी तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर बादल ज़्यादा छाया रहता है तो सूर्य ताप की मात्रा कम पहुंचेगी जमीन तक, पृथ्वी तक, जिसके द्वारा तापांतर निर्धारित होता है कि अगर सूर्य ताप की प्राप्ति कम हो रही है बादलों की वजह से तो वहां पर क्या रहेगा, तापमान कम रहेगा। यह अनुभविक सत्य है कि बदली वाली रात, क्लाउडेड नाइट के समय बादल रहित जो बदली वाली रात है उसके समय बादल रहित रात की तुलना में तापमान अधिक रहता है। जो बादल क्या करते हैं वो ऊष्मा को वापस से परावर्तित कर देते हैं पृथ्वी को, इस कारण टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है
इसी तरह बादल रहित रात एवं दिन की अपेक्षा बादल सहित रात एवं दिन गर्म होते हैं। कि बादल ने क्या करा कि जो पृथ्वी ने ऊष्मा छोड़ी वो उसको उसने वापस कर दी। इधर से ऊष्मा जा रही है और उधर बादलों ने वापस कर दी, तो टेम्परेचर वहां पर ज्यादा रहता है। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि बादल धरातली सतह से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण की अधिकांश मात्रा का अवशोषण कर लेते हैं तथा उन्हें पुनः धरातल की ओर प्रतिलोम विकिरण की प्रक्रिया द्वारा वापस लौटा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।